हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम दोस्तों आपका होने जा रहा है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्ज़ाम दोस्तों आपका होने जा रहा है। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर जो है दोस्तों लेके आए हैं। इस पेपर में आपको जो रीट द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम आधारित किया गया है उसी के संदर्भ में क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा। एक भी क्वेश्चन जो है आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है अगर आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो। ठीक है, तो बिना समय गवाए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न आप दोस्तों देख लीजिए। कक्षा 1 से 5 है, लेवल 1 का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स हैं। लैंग्वेज है दोस्तों, आप चुन सकते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। लैंग्वेज 2 है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। 30-30 नंबर हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स के 30 नंबर हैं और ईवीएस के भी 30 नंबर हैं। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा और 150 ही मिनट इसमें होंगे दोस्तों आपके। 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा। चूँकि एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो आप साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब दोस्तों सही मिले। तो आइए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, अगला है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? ये कर सकते हैं दोस्तों लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना और परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना। तीनों ही काम कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऊपर लिखित सभी। ठीक है, अगला शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो ये दोस्तों स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी। तीनों ही विकास शारीरिक विकास के क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला, वातावरण में बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों रोस ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल, जीवन का अनोखा काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, तीनों ही दोस्तों बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? तो इसमें शिक्षक से बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना आशा नहीं की जा सकती है। अध्यापक को खुद बढ़ाना पड़ेगा। अगला है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है।
तो ये प्रस्तावित दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हेंज आइजैक के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए कि व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके पूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है। ये दी है GW आलपोर्ट ने, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए मुर्रे या मरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो वह है दोस्तों विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? यह नहीं है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। ये सावधानी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खालिस्तान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। यह होता है दोस्तों पूरा समय शिक्षित करना। अगला नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को डालने के लिए और दबी हुई एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतनोद के प्रकटीकरण हेतु। तीनों ही बातें हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से सभी। अगला देखिए कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। यह कहलाता है दोस्तों डिस्ग्राफिया। अगला देखिए कि मनोविश्लेषणवाद का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छाद रखता है, यह कहलाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों दबाव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। अगला अधिगम में परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते।
निम्न में से कौन सा बालकों में चिंतन का प्रतीक है? ये है दोस्तों भाषा, मांसपेशियां और मस्तिष्क, तीनों ही दोस्तों बालकों में चिंतन के प्रतीक हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। और 1904 ईस्वी में ईपी पावलोव ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये किया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो इसमें आएगा जवाब बी। छात्र बहस क्रिय है अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए, उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। अगला देखिए, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? यह मित्रों के द्वारा उपहास। अगला देखिए कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, यह है एक आश्रित चर जो कि अध्यापक पर आश्रित रहता है, जो एक विद्यार्थी होता है, इसलिए उसको आश्रित चर कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, यह मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अगला चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है क्योंकि क्योंकि यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, क्योंकि यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तीनों ही बातें हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से सभी। अगला देखते हैं कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं आकलन। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। व्यावहारिक स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन होता है? ये होता है प्रत्याशरण योग्यता का।
अगला देखते हैं, जब अधिगमकर्ता निश्चित रूप से यह जानने में सक्षम होता है कि उसने ज्ञान को संगठित व समन्वित रूप से ग्रहण करता है तो यह कौन सा प्रतिफल माना जाता है? यह माना जाता है शाब्दिक प्रतिफल। अगला, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ये नहीं है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये जो है क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले पर। अगला, शिक्षक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ये नहीं माने गए हैं, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है किस के अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों लैंग्वेज 1 की ओर। लैंग्वेज 1 है आपकी हिंदी, या लैंग्वेज 2 अगर हिंदी हो, लैंग्वेज 1 हिंदी हो, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो गद्यांश है, पहला है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। गद्यांश हमारा ये है दोस्तों, आप देख लीजिएगा इसको। जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थामे रहेंगे। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, ज्ञान मिलेगा। और उसके आधार पर जो है हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका कंप्लीट होता है पैसेज यहाँ पे। ठीक है, कि मानवता के लिए आशा है और उसके भविष्य के लिए एक प्रेरणा। तो उससे संबंधित जो है प्रश्न है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो होता है दोस्तों, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम से पहले लगे और उनकी ओर इशारा करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये है इसमें पाशविक चक्कर से मुक्त कराने हेतु ऑप्शन बी जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, लाइन में से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों धैर्य। प्रत्यय जो पीछे लगे किसी भी शब्द के उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है सामाजिक। अगला देखिए कि अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? यह उपसर्ग और प्रत्यय। अगला, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? यह नहीं हुआ है अहिंसा की भावना में, ऑप्शन सी। अगला देखिए, गद्यांश दे रखा है दोस्तों, इसको पढ़कर जो हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश आप देख लीजिएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में
बार्सिलोना और उनके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। तो इसमें जो है गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो है इस गद्यांश से संबंधित वो है निवासी का बहुवचन रूप है। तो बहुवचन होता है एक से ज़्यादा, तो इसका रूप है जो वो है निवासियों। अगला है निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग जो है वो है जानकारी। अगला देखिए, शक्तियों जलमार्गों पाएंगे कि आदि शब्दों को एक वचन में परिवर्तित करने पर शुद्ध शब्द होंगे। तो शक्तियों का एक वचन होगा शक्ति, जलमार्गों का होगा जलमार्ग और पाएंगे का होगा पाएगा। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा। अगला, उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है। रेखांकित पंक्ति का अर्थ निम्न में से है। रेखांकित पंक्तियां जो है यह है आत्मिक शक्तियों। तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है स्वयं में छिपी हुई शक्तियां। अगला, अच्छी तरह जान जाएगा वाक्य को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने पर शुद्ध वाक्य होगा। यह होगा अच्छी तरह जान जाएगी। अगला देखिए, निम्न में से संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें और, किंतु, वह आदि से दो वाक्यांश जुड़े हुए हों, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और इसमें से नहीं जो है संयुक्त वाक्य वो है नहीं है। राजेश्वरी और सुजाता साथ साथ पढ़ती हैं। दोस्तों इसमें राजेश्वरी और बीच में यहाँ पर वाक्यांश नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर संज्ञाएं जुड़ी हैं, तो इसलिए संयुक्त वाक्य नहीं होगा। और तीनों जो हैं संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है। ये नहीं है बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। ये वाक्य जो है सरल नहीं है। ये एक मिश्र वाक्य है दोस्तों। अगला, मेरे पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो इसमें पदबंध जो है वो है संज्ञा पदबंध। अगला, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना लोकोक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। जो ये अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। मतलब विषमादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस भाव के लिए नहीं होता है। ये नहीं होता है क्रोध के लिए। मतलब प्रक्षेप विकसित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है। ये किया गया है बौद्ध स्तर को ध्यान में रखकर। बौद्ध स्तर होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि समझ का स्तर।
अगला, एक समान उचित उच्चरित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? ये सिखाए जाते हैं ध्वनि साम्य विधि में। अगला, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। ये नहीं है परिपोषण स्तर। अगला, भाषा शिक्षण के किस उपागम में सामग्री विभिन्न स्रोतों से ली जाती है? ये ली जाती है सम्मिश्रण उपागम से। अगला देखिए दोस्तों, एक बालक जो उच्चारण दोष के कारण स्पष्ट नहीं बोल पाता है, एक शिक्षक के नाते आप निम्न में से किस कृत्य को अपनाएंगे? हम अपनाएंगे उसकी समस्या का समाधान करके। अगला, श्रवण के प्रकारों में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये नहीं है ज्ञानात्मक श्रवण। अगला, निम्न में से डिसलेक्सिया का लक्षण कौन सा नहीं है? ये नहीं है वर्णमाला जल्दी सीख जाना। ठीक है, देखते हैं अगला दोस्तों कि निम्न में से ग्रामोफोन नामक अधिगम सामग्री का क्या कार्य है? इसका कार्य है महापुरुषों के भाषण, उपदेश, कविता पाठ, नाटक व कहानियों के रिकॉर्ड्स बालकों को सुनाकर उनका ध्यान साहित्य की तरफ आकृष्ट करना। अगला, पाठ्यपुस्तक के शैलीगत विविधता नामक गुण से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? ये नहीं है पाठ्यपुस्तक का आकार बहुत ज़्यादा छोटा या अत्यधिक बड़ा होना चाहिए। अगला है दोस्तों, बहुमाध्यम में एनिमेशन के माध्यम से क्या कार्य किया जाता है? तो इसमें इसमें चित्रों की एक श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक चित्र को एक निश्चित समयांतराल के बाद अगले चित्र से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, मूल्यांकन की प्रविधियों के अंतर्गत गुणात्मक मूल्यांकन की विधि निम्न में से नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों लचीली व स्वाध्याय विधि। अगला देखते हैं, देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व है? यह है दृष्टि बिंब का।
वाला समग्र और सतत मूल्यांकन में समग्र का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ जो है वो है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन होता है समग्र। निम्न में से किस छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रासंगिक नहीं है? ये प्रासंगिक नहीं है वह बालक जो सृजनशील है तथा उसका उपलब्धि स्तर बहुत अच्छा है। अगला देखिए कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है इसका उद्देश्य है कि छात्र के कमजोरी स्तर का पता लगाना, छात्र की दिगम जटिलता का अंत करना और छात्र को दूसरे छात्रों के साथ आगे बढ़ने हेतु तैयार करना। तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी के आपके जो है होते हैं कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों लैंग्वेज 2 यानी इंग्लिश पर। पहला क्वेश्चन, द बैटरी हैज़ ब्लैंक। कौन सी फ्रेज जो है इसमें सही यूज होगी दोस्तों हमें बतानी है। ऑप्शन आपके केम डाउन, गोन डाउन, रन डाउन या रैन डाउन। द बैटरी हैज, ऑप्शन सी रन डाउन। रन डाउन होता है दोस्तों ठहरना, रुकना, यानी जो बैटरी वो रुक गई है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला देखिए, कर्टिल सोनेट इज। तो कर्टिल सोनेट होती है 10.5 लाइन पोएम, यानी कि 10 और आधी मिला के जो कविता होती है उसे कर्टिल सोनेट पोएम कहते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों इंग्लिश वाला, ध्यान से देखिएगा। अगला, लैमेंट फॉर द डेड इज ए फ्यूचर ऑफ। किसी मर्त के लिए विलाप करना कहलाता है। वो होता है दोस्तों एलिगी। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि ए फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज ए वॉल्यूम इज। एक काल्पनिक जो कहानी होती है दोस्तों वो इतनी छोटी होती है उसको पब्लिश नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। अगला, कन्फ्लिक्ट इज ए फीचर ऑफ। तो कन्फ्लिक्ट जो है दोस्तों वो ड्रामा के फीचर है। ऑप्शन सी। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। एंड साउंड जो है वो अलग है सभी से, वो हमें बताना है दोस्तों। तो बोल के देख लेते हैं एक बार सभी को। पहला, स्लीप, रीप, टीच, डीप। दोस्तों आपको कौन सा अलग लगा एंड में? तो ये है दोस्तों टीच। ऑप्शन सी। अगला है कि पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गारेज।
गैरेज का हमें ट्रांसक्रिप्शन वर्ड बताना है दोस्तों, कौन सा सही इसका ट्रांसक्रिप्शन वर्ड है। ये दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन्वॉल्व्स, जो जिंदगी से जोड़ने का जो अधिगम होता है इंग्लिश में, उसमें क्या होता है। तो उसमें यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ सिचुएशन। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इन कम्युनिकेटिव टीचिंग टीचर प्रमोट्स कम्युनिकेशन बाय, जो संप्रेषणीय अध्ययन अध्यापक होता है वो संप्रेषण को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, किसके द्वारा आगे बढ़ाता है, किस प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाता है। ये बढ़ाता है दोस्तों क्रिएटिंग सिचुएशन, यानी कि परिस्थितियों को बना के उनका निर्माण करके बच्चों को सिखाता है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू, तो इसमें कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला, द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट रेफर्स टू, तो ये बताएगा लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम। अगर पर्यावरण ही ठीक नहीं होगा दोस्तों, पढ़ने वाला माहौल नहीं होगा इंग्लिश सीखने के लिए, तो उसमें बाधाएं सीमाएं होंगी दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि वन ऑफ द मेन बैरियर्स टू लिसनिंग स्किल इज, जो सबसे बड़ा बाधक होता है श्रवण कौशल के लिए, वो होता है लर्नर्स प्रिजुडिस, यानी कि जो सीखने वाला है उसकी पूर्व धारणाएं वो जो हैं वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बाधक बन सकती हैं, श्रवण के लिए कौशल के लिए बाधक बन सकती हैं। तो लर्नर्स प्रेजुड्यूस इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज ए मिंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ, जो रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग होती है वो विकास के किस स्तर पर उसका अर्थ निकाला जाता है। तो इसका अर्थ निकाला जाता है पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग और एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, दोनों से इसका अर्थ निकाला जाता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है। रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, इंग्लिश को सीखने के लिए रिमेडियल जो कार्य होता है उसमें शामिल किया जाता है। ये किया जाता है रिवीजन, यानी कि अभ्यास, ड्रिल, विकास, सिचुएशनल कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस, जो परिस्थितिजन्य संप्रेषणीय अभ्यास होता है वो, एंड रिव्यूविंग यानी और अनुमान। ये ऑप्शन
20 का जवाब होगा चारों ही बातें जो हैं स्पोकन इंग्लिश में शामिल की जाती हैं रिमीडियल कार्य के लिए। ठीक है, अगला कम्युनिकेटिव अप्रोच टू एवेल्युएशन एम्फेसाइज। तो इसका जवाब होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ अटरेंसीज रेदर देन फॉर्म ऑफ एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी अर्थ का महत्व होना उसकी संरचना के हिसाब से, तो जो संप्रेषण होता है वो किसी भी भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है बजाय संरचना के। ठीक है, भाषाएं जो हैं दोस्तों वो समझाने के लिए कार्य होती हैं, चाहे वो कैसे भी समझाए जाएं। श्रवण कौशल में जो है या बोलने में किसी भी ग्रामर का उपयोग ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, लिखने के लिए हो सकता है लेकिन बोलने के लिए जो है ग्रामर का यूज नहीं होता है जब तक कि सामने वाले को समझ में न आ जाए। तो अगला, द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ। जो अंतर्बोध अप्रोच होती है किसी भी लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए, उसमें शामिल किया जाता है किसका टेस्ट होना, इसमें शामिल होता है लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, इलेक्टिव अप्रोच टू एलिवेशन टेक्स काउंट ऑफ। जो चुनावी अप्रोच होती है किसी भी आकलन के लिए वो क्या लेती है, उसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, यानी कि जो संप्रेषणीय अप्रोच उसमें शामिल होती है, इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है और स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है। तीनों अप्रोच शामिल होती हैं किसी भी चुनावी अप्रोच को शामिल करने के लिए। अगला देखिए, रिमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट ऑन। रिमेडियल टीचिंग है वो बाहर लानी चाहिए किसके द्वारा, तो ये लानी चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलोडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोजेज। किसी भी भाषा की टेस्ट और उसके कारणों का पहचान के लिए हमें जो रिमेडियल टीचिंग बाहर लानी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट पेपर टीचर टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू। किसी भी टेस्ट पेपर की तैयारी करने के लिए अध्यापक जो है वो ध्यान रखता है चीज़ों का किसके हिसाब से, रखते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। सूचनात्मक जो बोध होते हैं उनके हिसाब से जो है पेपर बनाया जाता है, उसके लिए तैयारी की जाती है। अगला, रिमेडियल टीचिंग कंसंट्रेशन ऑन ट्रबल स्पॉट इज बेस्ट डन बाय। रिमेडियल टीचिंग के साधन के लिए जो ट्रबल स्पॉट होता है वो किसके द्वारा सबसे अच्छा किया जाता है, ये किया जाता है अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस। इंटेंसिव जो प्रैक्टिस होती है उसको अरेंज करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए जो है रेमिडियल टीचिंग होती है। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने सभी के सभी 150 के 150, तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिए। पैसेज है दोस्तों, पैसेज से हमें आंसर छांटने हैं। पैसेज देख लीजिए, पैट्रोटिज्म और लव फॉर वन कंट्री इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ मैन।
देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से जो प्रश्न होंगे दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है। विच नो द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल हमें बताना है दोस्तों, सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा इस पैराग्राफ के लिए। तो आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, इसके लिए होगा पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति। Glenn the bow paragraph in the other words indicates। इन अदर वर्ड्स का मतलब है बताना है दोस्तों, ऊपर वाले पैराग्राफ में जो यूज किया गया है। इसका मतलब है रेफॉर्मुलेशन, रिफॉर्मुलेशन, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, पुनः निर्माण। द कैप्टन एज वेल एज सोल्जर्स ब्लैंक रेडी टू मार्च। कैप्टन और साथ ही सैनिक जो हैं वो मार्च करने के लिए तैयार हैं, परेड करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें जवाब आएगा दोस्तों इज। एज वेल एज के बाद जो है दोस्तों अगर हो तो जो सबसे पहला जो नाउन आया है उसके हिसाब से वर्ब आती है। तो कैप्टन जो है वो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी, तो इसमें आएगा इज। इन द बो पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे। ऊपर वाले पैसेज में हमें बताना है ऑथर जो है, लेखक जो है, क्या व्यक्त करना चाह रहा है। तो इसमें कहा गया है कि वन शुड बी ग्रेटफुल टू द लैंड वेयर वन इज बोर्न। सबको कृतज्ञ होना चाहिए जो जहाँ पर जन्मा है उस धरती के लिए। अगला देखिए कि पीपल हु बाय स्टॉक्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु बैट ऑन हॉर्स रेसिंग। दे बोथ रिस्क देयर मनी विद लिटिल चांस ऑफ मेकिंग ए बिग प्रॉफिट। अबो लाइन्स कंटेन्स। तो ऊपर वाली लाइनें जो हैं उसमें शामिल है ये द फेलोशी ऑफ फॉल्स एनालॉगी, ऑप्शन बी। मतलब what two words are typically used in the construction of a simile। किसी उपमा को बताने के लिए कौन से दो वर्ड जो हैं उनको प्रयोग में लाया जा सकता है किसी भी निर्माण के लिए। तो ये दो शब्द जो होते हैं दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो वहाँ पर आप उपमा अलंकार लिखेंगे यानी सिमिली। तो ऑप्शन सी लाइक और एज वर्ड आपको दिख जाए तो वहाँ पर सिमिली होता है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। तो इसमें जवाब होगा द स्लीट ट्रिक्ड हर स्नीकर। ठीक है। अगला what device is present in the line the wind whistled a high and lonesome tune। इसमें अलंकार हमें बताना है दोस्तों, तो ये है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी। पर्सोनिफिकेशन होता है दोस्तों मानवीकरण, किसी भी चीज़ का मानवीकरण कर देना होता है पर्सोनिफिकेशन। अगला द सेंटेंस द लेजी लिजर्ड लॉन्ग्ड नियर द लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें जो अलंकार है वो है एलिट्रेशन यानी कि विरोधाभास।
अगला देखिए कि सैड ही ब्लैंक रिकंसिडर हीज डिसीजन। उसने कहा कि वह उसके निर्णय को दोबारा से सोचेगा, विचारेगा। फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा दोस्तों, कौन सा मॉडल आएगा? तो इसमें क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है दोस्तों, तो इसलिए माइट का यूज होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न। अब आते हैं दोस्तों अंकगणित मैथ के क्वेश्चन पे। और पहला जो पेपर है आपका 91 क्वेश्चन है जो, यह कोई छात्र 7017 को 717 लिखता है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन आपके स्थानीय मान की उदाहरण स्पष्ट नहीं है। क्या ऐसा है? संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है? क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जवाब होगा स्थानीय मान की उदाहरण स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे मैथ के। देखिए, गणित के अध्ययन से बालकों में किस गुण का विकास होता है? तो ये होता है दोस्तों आत्मनिर्भरता का, आत्मविश्वास का और तार्किक सोच का, तीनों का होता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। उपरोक्त सभी का जो विकास होता है गणित के अध्ययन से बालकों में होता है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अगला दान ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, जो दान ब्याज दे रखा है हमें और मूलधन 5 वर्षों में दे रखा है और मिश्र धन का 2/5 दे रखा है, तो ब्याज दर हमें याद करनी है, यानी रेट जो हमें याद करनी है दोस्तों। हमारे पास क्या क्या है? साधारण ब्याज है दोस्तों, यानी SI हमारे पास 2 है। मूलधन हमारे पास कितना है, मैं P से इसको डिनोट करता हूँ मूलधन को, ये हमारे पास 5 है। टाइम जो है हमारे पास दोस्तों वो है 5 है। तो हमारे पास साधारण ब्याज है, मूलधन है और समय है, तीनों चीज़ें हैं और हमें रेट निकालनी है दोस्तों। आ जाएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो जब इसका जवाब निकालेंगे आपका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 30%। सारी चीज़ें बता दी गई हैं दोस्तों, आपको निकालना पड़ेगा खुद को, आपकी तैयारी भी हो जाएगी जिससे दोस्तों। अगला देखिए कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा और निश्चय मानव मस्तिष्क में उत्पन्न, इससे उत्तम कोई अन्य भाषा नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों महत्वपूर्ण कथन है, ये कहा था लिंडसे ने, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देवीलाल अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य मान लेना है। क्रय मूल्य माना हमने, जो क्रय मूल्य है क्या होगा दोस्तों, C मान लिया हमने क्रय मूल्य, ये होता है 100 रुपये, मान लिया दोस्तों, माना है ये। और उसके बाद 30% अधिक पर अंकित मूल्य करता है, यानी 30% अधिक का मतलब होता है 130 उसने मूल्य कर दिया। ठीक है, और 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब क्या होगा 130 पर, यानी कि 90/100 गुना 130, ये छूट आ गई दोस्तों। यानी कि ये क्या आ गया, 10% छूट पर विक्रय मूल्य आ गया, यानी ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, SP आ गया दोस्तों ये। ठीक है, तो यह आएगा आपका 117 जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब आपके पास क्या क्या आ गया है दोस्तों, विक्रय मूल्य आ गया है और क्रय मूल्य आ गया है।
तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। विक्रय मूल्य है हमारे पास 117, क्रय मूल्य है हमारे पास कितना 100 रुपये माना था दोस्तों हमने। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। निकाल के दिखा देते हैं दोस्तों आपको क्या होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बटा सीपी गुना 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 117 है, माइनस 100 है बटा 100 है गुना 100 है। 100 से 100 कट गया दोस्तों, यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास 17%। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका लाभ होगा दोस्तों 17%, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था दोस्तों बिल्कुल। अगला, कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक कौन सा है। यह श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन बी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जब किसी बच्चे को कोई चीज़ दिखा दी जाए, सुना दी जाए, तो उसके साथ वो हमेशा तक रहती है। अगला है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। बार बार आएगा दोस्तों आपके रीट के एग्जाम में क्वेश्चन ये। तो इसमें संख्याओं का योग जो होगा दोस्तों क्या होगा, 18 गुना 5 यानी कि 90 होगा। औसत दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि संख्या और औसत का गुना है वो। ठीक है, संख्याओं का 5 संख्याओं का योग आ गया हमारे पास 90, और एक संख्या जोड़ने पर शेष संख्या का योग क्या होगा, एक संख्या 16 है हमारे पास। ठीक है, और गुना में 4, यानी एक संख्या जोड़ दी है हमने, ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 64। ठीक है, यानी 90 आ गया और 64 आ गया, तो 90 माइनस 64 कितना होता है, ये होता है दोस्तों 26। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 26, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आसान सा था। मतलब किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, ये दर्शाती उस वर्ग की बारंबारता। ठीक है दोस्तों, अगला, यदि एक पानी की बोतल भरने की मशीन 3 घंटे में 420 बोतल भरती है, तो 5 घंटे में मशीन कितनी बोतल भरेगी। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, जो आपको बोतलें दे रखी हैं वो सबसे पहले लिख लीजिए आप, और जितनी बोतलें आपको भरनी है वो गुना कर दीजिए, यानी 5 घंटे में भरनी है 5 घंटे में, और बटा 3 कर दीजिए जो दे रखा है। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गया 140 पर, 140 पंजा कितने होते हैं दोस्तों 700 होते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 700 बोतलें जो है 5 घंटे में भरेगी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, घातांकों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ये किया गया था दोस्तों रेनी डकारते द्वारा। अगला, 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में बतानी है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 12, 18 का लघुत्तम स्वावर्तक निकाल लेंगे। तो इसका लघुत्तम स्वावर्तक क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, इसका आ गया दोस्तों लघुत्तम स्वावर्तक 36। इसका लघुत्तम स्वावर्तक निकालते ही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका जवाब होगा। अतः संख्या 36 जो है अन्य संख्याओं यानी 6, 12, 18 के पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। अगला, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित। अगला वर्ग वह ज्यामितीय समतला करती है जिसके चारों भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वे एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, वो होती है एक समतल वर्ग। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए, यदि 6 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान है। समांतर माध्य होता है दोस्तों आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले आंकड़ों का योग क्या होता है, 6 + 7 + 9 + x, और संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, 9 नहीं है दोस्तों, ये तो माध्य दे रखा है हमें, आंकड़ों की संख्या में x के रूप में लिख देनी है। ठीक है, संख्या कितनी है दोस्तों, ये 4 है, और इसका माध्य क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो x की वैल्यू में निकाल देनी है दोस्तों, सिंपल सा है। 6 + 7 कितना होता है, 13, 13 और 9 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है, प्लस x और 9 चौका 36। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास दोस्तों, यहाँ से ये होगी 14। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, x का मान 14 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला 2 या 2 से अधिक संख्याओं रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा कहलाती है। ये कहलाती है दोस्तों तिर्यक रेखा। बना भी दे रहे हैं दोस्तों आपके लिए। ये 3 लाइनें जो होती हैं वो होती है समांतर रेखाएं, और ये जो काटने वाली रेखा होती है वो होती है तिर्यक रेखा। मतलब एक होल में जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है। तो छड़ की लंबाई जो होगी दोस्तों वो होगी √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन निकालते हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो L कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होगा दोस्तों 152। 152 का अंडर रूट क्या होगा, इसका 152 का जो अंडर रूट होगा वो होगा 2√38, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा। छड़ की लंबाई क्या होगी, ये 2√38 मीटर। बिल्कुल आसान था दोस्तों। अगला, जब एक अन्वेषणकर्ता सूचना देने वालों से आवश्यक सूचना एकत्रित करता है तो वह निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग करता है। तो वो करता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग। अगला, चिरंजीलाल की गायों ने 38 लीटर एवं भैंसों ने 22 लीटर 500 मिलीलीटर दूध दिया। बताओ उसकी गायों और भैंसों ने कुल कितना दूध दिया। सिंपल था, दोनों चीज़ें जोड़ देनी हमने दोस्तों। 38 लीटर प्लस 22.500 को हमें जोड़ देना है। तो इसमें क्या आएगा जवाब इसका दोस्तों, ये आएगा ऑप्शन बी, 60 लीटर 500 मिलीलीटर इसका जवाब होगा। ठीक है, गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है व्याख्यान विधि। व्याख्यान जो विधि दोस्तों होती है वो उच्च माध्यमिक से ऊपर वाले बच्चों के लिए होती है, न कि प्राथमिक कक्षा के लिए। अगर 6 2 5 1 6 5 2 1 और
5 6 2 1 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। योगफल में बताना है दोस्तों, तो सबसे पहले 6 2 5 1 में स्थानीय मान कितना है। इसका स्थानीय मान है दोस्तों 50, क्योंकि दहाई के स्थान पर 5 है। उसके बाद है सैकड़े के स्थान पर तो 500 इसका स्थानीय मान है, प्लस आगे है 5, 1000 के स्थान पर है तो 5000। हमने सिर्फ इनको जोड़ना है, जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका जवाब होगा 5550 रुपये। ठीक है। अगला 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 4 बचता है, भाजक क्या है। मान लिया हमने भाजक जो है दोस्तों वो x है, ठीक है, और भागफल होता क्या है, वो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है भागफल, किसके बराबर, वो होता है दोस्तों भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, उसके बराबर होता है। इससे हमने क्या निकाल लेना है, x का मान निकाल लेना है दोस्तों। इसका जवाब होगा 161, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि 50 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। अच्छी से अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे दोस्तों, इसके लिए हम आपके लिए बार बार रीट के एग्जाम में आता है ये। तो 50 रुपये के नए नोट पर छपी होती है हम्पी की रथ की, ऑप्शन डी। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सीधा सा, और फॉर्मूला क्या है, ये होता है काहर सलम, KAHRSLM। ठीक है दोस्तों। 10 रुपये के नोट पर होता है कोणार्क मंदिर, 20 रुपये के नोट पर होता है, 50 रुपये के नोट पर होता है 100 के, 200 के, 500 के और 2000 के। ठीक है दोस्तों। आपको पता है 2000 के नोट पर मंगलयान होता है, ठीक है। 500 के नोट पर क्या होता है, लाल किला होता है। 100 के नोट पर क्या होता है, 50 के नोट पर, 20 के नोट पर, 10 के नोट पर क्या होता है दोस्तों, हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो काहर सलम होता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। 50 के नोट पर हम्पी का रथ होता है, आपको बता दिया है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, KAHRSLM। तो पहले पहले अक्षर में मैंने बता दिए हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। मतलब किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्ज़ा का 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला। तो पिज्ज़ा रेनू ने खाया, कितना खाया था, 1/4 भाग। शेष भाग कितना बचा, 1 - 1/4 कितना बचा दोस्तों, 3/4 भाग बच गया। 12 बच्चों को 3/4 भाग बांटा गया, तो कैसे बटा जाएगा, 3/4 भाग 12। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 1/16 भाग। ऑप्शन ए आ गया इसका 1/16 भाग। ठीक है, आसान सा था। और गणित की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन हमें बताना है दोस्तों। तो सत्य कथन जो है पहला भी है, गणित के अध्ययन से बालकों के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है और जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। तीनों सत्य कथन, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला, जब दिल्ली में समय 8:49 PM यानी रात के 8:49 हुए हैं दोस्तों, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। सुबह के 1:19 सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM यानी सुबह के 11:19 हुए हैं, तो सिडनी में क्या समय होगा। ठीक है। तो दिल्ली में 8:49 PM है, तो सिडनी में कितना है, 1:19 AM है। अर्थात
दिल्ली जो है वो कितने घंटा अधिक है? वो है दोस्तों 4 घंटा 30 मिनट अधिक। ठीक है। अतः दिल्ली में जब समय 11:19 हुआ है तो सिडनी में क्या हुआ होगा? उसमें 4 घंटा 30 मिनट हम जोड़ देंगे तो वो होगा दोस्तों 3। इसमें जब हम 4 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे 11:19 में तो हमारा जवाब हो जाएगा 3:49 PM। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है। सिडनी का ज़्यादा समय था 4 घंटा 30 मिनट दिल्ली से, उसके हिसाब से में जवाब आता है ऑप्शन सी। अगर दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं, यदि कोण ए ओ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? बी ओ सी का मान हमें बताना है दोस्तों, यानी कि ये मान हमें बताना है। तो आपको देख सकते हैं कि रेखा पर बनने वाला अधिकतम कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और ए ओ सी प्लस बी ओ सी, यानी कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी कितने का होगा? ये 180 डिग्री का होगा। एक का मान हमें दे रखा है 50 डिग्री, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सिंप्लिसिटी है, ऑप्शन डी 130 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। दिन में एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होती है दोस्तों वो बराबर होती है महत्तम समावर्तक के गुना लघुत्तम समावर्तक के। ठीक है। तो मैं दे क्या रखा है? पहली संख्या दे रखी है 520, यानी कि एचसीएफ दे रखा है हमें, गुना एलसीएम इज इक्वल टू कितना दे रखा दोस्तों? एलसीएम 4 दे रखा था, तो 4 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू पहली संख्या क्या दे रखी है? 52 दे रखी है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी दोस्तों? 52 यहाँ पर चला आएगा दोस्तों, 520 कट गया 10 से, और 10 चौका 40 होते हैं, तो दूसरी संख्या होगी 40। ऑप्शन है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अगला देखिए, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। सूत्र रटना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। क्रैमिंग जो है वो बच्चे के लिए हानिकारक होती है। अगला 60 के भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 60 के भाज्य गुणनखंड होंगे दोस्तों, वो होंगे, हम देख लेते हैं 60 के भाज्य गुणनखंड। सबसे पहले कितने पे गया? 2 पे, यानी कि 30 बच गया। फिर 2 पे गया, फिर 15 बच गया दोस्तों। फिर 3 पे गया, फिर 5 बच गया, यानी 2 2 3 5 हमारे पास संख्या आ गई। तो कितने हुए हैं? सभी क्या है? भाज्य गुणनखंड है 2 2 3 5। क्या इतनी हुई संख्या हुई? 4 संख्या हुई, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। अगर यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका आयतन क्या है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 6a²। इसके बराबर रख देंगे 96 के। ए स्क्वेयर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है? ये होता है दोस्तों a³। हमारे पास ए की वैल्यू है, तो 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी दोस्तों? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब आते हैं दोस्तों ईवीएस के प्रश्नों पर। 121वां भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है?
यह है देहरादून में ऑप्शन बी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून दोस्तों। इसकी स्थापना जो है की गई थी 1 जून 1981 को, ये भी याद रखिएगा। अगला संचार प्रणाली के साधन है, तो तीनों ही हैं दोस्तों, टेलीविजन, रेडियो और कृत्रिम उपग्रह, तीनों ही संचार प्रणाली के साधन है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। अगला, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष किस तिथि को घोषित किया गया? ये किया गया था 31 दिसंबर 1983 को, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम जो है वो प्रोसेपिस सिनेरिया है, ये भी याद रखिए, प्रोसेपिस सिनेरिया पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला देखिए, जिला स्तर पर उपभोक्ता अधिकतम कितनी राशि की शिकायत कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये कर सकता है 20 लाख रुपए तक। अगला, महाराष्ट्र ध्वज में कितनी पट्टियां हैं? ये दोस्तों 3 पट्टियां हैं। कौन कौन सी है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टियां होती हैं। अगला, राजस्थानी व्यंजन गलवाना किस अवसर पर बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अखातीज के अवसर पर। अगला, राजस्थानी कहावत अकल बड़ी के भैंस में भैंस काश्य है। इसका अर्थ है मोटी बुद्धि। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ईवीएस के अंत तक देखिएगा। अगला, राजस्थान में पर्वतारोहण गतिविधियों के शुभारंभ का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये जाता है के.एन. सिंह को। अगला देखिए कि जिला स्तर पर स्थानीय संस्थानों, संसद तथा राज्य विधानसभा चुनाव को संपादित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निम्न में से कौन होता है? ये होता है दोस्तों जिला कलेक्टर। अगला, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण विषय को महत्व दिया। ये दिया था भारतीय शिक्षा आयोग ने। मतलब पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत की जानी चाहिए। तो ये की जानी चाहिए दोस्तों प्राथमिक स्तर से। प्राथमिक स्तर से जो है ईवीएस को पढ़ा देना चाहिए बच्चों को। अगला, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है, तो ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 2005 से। ठीक है, ये 13 अक्टूबर 2005 को जो है भारत में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया था।
अगला, समाज में व्याप्त अंधविश्वास का निवारण संभव है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगला देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर से विज्ञान का अधिगम क्षेत्र है। तो ये परिवेश के सजीव जगत भी है, पदार्थ एवं ऊर्जा भी है, और प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता भी है। तीनों है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त भी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से रोक होती है। ये होती नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइडों द्वारा। अगला, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस वर्ष चंद्रमा के धरातल पर पहला कदम रखा। तो ये रखा था दोस्तों 20 जुलाई 1969 को। ऑप्शन 20 का जवाब होगा 20 जुलाई 1969। ठीक है, और उन्होंने कितने घंटे तक चहलकदमी की थी दोस्तों? 3 घंटे तक चहलकदमी की थी चांद पर, यह भी याद रखिएगा। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कौन गए थे? तो वो गए थे एल्ड्रिन। उनका नाम क्या था? एल्ड्रिन। अगला, कल्पना चावला के सम्मान में किस भारतीय उपग्रह को कल्पना 1 नाम दिया गया? ये दिया गया था मैटसेट 1 को। एक फरवरी 2003 को जो है कल्पना चावला का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था दोस्तों। उसके कारण से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला जो है वो करनाल हरियाणा से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला, कृषि के साथ साथ पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों कृषि वानिकी। अगला, देश में नमभूमि संरक्षण व प्रबंधन नियम कब लागू किया गया? ये किया गया था 2010 में। अगला देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? 3 इसमें संगत कथन है और 1 असंगत है। असंगत को मैं बताना है दोस्तों। तो पनराय की बावड़ी जोधपुर में बिल्कुल सही है। बीकाजी की बावड़ी अजमेर में बिल्कुल सही है। खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन अनारकली की बावड़ी बारां में नहीं है दोस्तों। और अनारकली की बावड़ी जो है वो है बूंदी जिले में, न कि बारां में। तो ऑप्शन बी जो है असंगत है। ठीक है दोस्तों, वाला एकल परिवार वह है जिसमें केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। और दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो लागू किया गया था दोस्तों 20 मई 1961 को। और निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है?
ये है दोस्तों विज्ञान क्लब। बोला किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध है 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को। अगला देखते हैं दोस्तों 146वां कि छोटी पहाड़ियों पर जिसके आसपास के डालों पर खेत या चरगाह होते हैं वहाँ किस तरह की बस्ती पाई जाती है। ये पाई जाती है दोस्तों प्रक्षेपित प्रकार की। अगर मनुष्य में शुक्राणु कितने समय तक मादा जनवहनी में रहने पर निषेचन के योग्य हो जाते हैं। ये हो जाते हैं दोस्तों 7 घंटे तक रहने पर। अगला मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये है दोस्तों बीकानेर की। अगला सुनार का किला है तो ये है दोस्तों जैसलमेर में। तो जैसलमेर का किला जो है दोस्तों वो पीले पत्थरों से निर्मित है, ये भी याद रखिएगा। 150वां है दोस्तों देखिए कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो चलिए जी दोस्तों आपका रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। आप इस प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आपके रीट के एग्जाम में दोस्तों नंबर नहीं कटने वाले हैं, ये मेरी गारंटी आपसे। आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। और इस वीडियो की जो PDF है दोस्तों वो भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप इसकी PDF विद आंसर पा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।